Hello everyone. In today's video, we will be discussing the previous year questions from NEET PG 2020 to 2024 on the topic glaucoma. Glaucoma पे बहुत कम ही questions आए हैं पर काफ़ी important questions आए हैं. Two topics are being repeated. इसमें जो congenital glaucoma है and आपका medical management है उसको काफ़ी frequently पूछा जा रहा है. So आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है और इसके साथ ही कुछ ऐसे रेयर क्वेश्चंस जो आपको आज जितना मैं बताऊंगी उतना आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो पहला क्वेश्चन है, एन इन्फेंट हैज डिफिकल्टी इन ओपनिंग द आई प्रेजेंट्स टू यू विद क्लाउडी कॉर्निया. ठीक है, क्लाउडी कॉर्निया. There is also watering from baby's eye since birth. ठीक है, क्लाउडी कॉर्निया है, watering हो रही है since birth. What is the most probable diagnosis looking at the picture giving? अब पिक्चर क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं. तो ये एक बेबी है, ओके, इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो राइट आई है, दिस आई इज enlarged, है ना, enlarged है, और इसके साथ ही हेजी कॉर्निया है जो उसने मेंशन किया हुआ है, एंड ऑल्सो देयर इज enlargement ऑफ कॉर्निया ऑल्सो. सो अगर आप पाई पिक्चर इतना देख रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप अभी डायग्नोसिस बना चुके होंगे. बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस आप अभी बता सकते हो कि आंसर क्या है. सो इसका एक्चुअली आंसर है कंजेनिटल ग्लोकोमा. अभी बता देती हूँ, ठीक है, कंजेनिटल ग्लोकोमा इसका आंसर है. क्यों? देखो, क्योंकि क्लाउडी कॉर्निया, ओके, सिंस बर्थ, एक तो ये भी कह रहा है, उसके साथ क्या कह रहा है, वाटरिंग भी हो रही है उसको, एंड इन द पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल एंड मेगैलोकॉर्निया, यानी कि आपकी कॉर्निया की साइज भी बढ़ गई है. दैट इज हैपनिंग इन केस ऑफ कंजेनिटल ग्लोकोमा. तो अभी देखो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि कंजेनिटल ग्लोकोमा क्यों है और इसका जो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया वो क्या है. एक्चुअली दिस इज अ ट्रायड, ट्रायड इन द कंजेनिटल ग्लोकोमा. तो पेशेंट जब भी आता है तो ट्रायड में क्या आता है, फोटोफोबिया. ठीक है, फोटोफोबिया होता है उसको कि लाइट में उसको आई ओपन करने में दिक्कत होगी. इसके साथ ही एपिफोरा यानी वाटरिंग फ्रॉम द आईज, है ना, और ब्लेफरोस्पाज्म यानी लिड्स जो होंगी उसको ठीक से ओपन नहीं करेगा, स्पाज्म करती है यानी एकदम जोर से बंद करके रखेगा. सो अगर ये तीनों आपके ऑप्शन में है तो ये कंजेनिटल ग्लोकोमा का बेबी हो सकता है. ओके, अच्छा, कंजेनिटल ग्लोकोमा में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आई बॉल इंक्रीज तो होती है उसके साथ ही इनलार्जमेंट ऑफ कॉर्निया आल्सो हैपेंस, दैट इज मेगैलोकॉर्निया. अब मेगैलोकॉर्निया इसलिए क्योंकि बच्चों का जो आई बॉल होती है ना, जो स्लेरा कॉर्निया, ये सब बहुत ही डेलिकेट होता है, तो अगर हाई आईओपी होता है तो स्ट्रेच हो जाता है, सो देयर इज एनलार्जमेंट. अच्छा, अब इसके साथ अगर पिक्चर ऐसे लिखी हुई बनी हुई है ना ऐसे इनलार्जमेंट की तरह, तो सबसे पहले आपको कंजेनिटल ग्लोकोमा सोचना है और इसके साथ ही अब आपको रूल आउट करना भी सीखना है कि और ऑप्शंस क्यों नहीं है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कंजेनिटल ग्लोकोमा को ब्यूपथैल्मोस भी बोलते हैं. ब्यूपथैल्मोस मतलब ये ग्रीक टर्म है जिसमें इसका मतलब है ऑक्स आई, जैसे ऑक्स की आई होती है ना, बड़ी बड़ी हो जाती है. सो ब्यूपथैल्मोस वहीं से आया हुआ है. तो अगर कंजेनिटल ग्लोकोमा ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ब्यूपथैल्मोस इज द आंसर. ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पहले जो लेंस और कैटरैक्ट वाला वीडियो उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर बच्चा है उसकी आई में वाइटनेस हो रही है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ग्लोकोमा है या कैटरैक्ट है, और वही चीज यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में पूछी गई है. तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं, अदर ऑप्शंस है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, कंजेनिटल कैटरैक्ट एंड ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम. तो देख लेते हैं ये ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है. ओके, सो सबसे पहले ये हर्लर सिंड्रोम का मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है. तो ये है कि एक्चुअली हर्लर सिंड्रोम ये म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है बच्चों, है ना. इसमें अगर बेबी ऐसा होता तो उसका स्पेशल एक फेस का अपीयरेंस होता है. फेस का अपीयरेंस कैसा होता है, देखो ऐसे फ्रंटल बॉसिंग इस तरीके से दिखता है, फ्रंटल बॉसिंग होगा, हाइपरटिलोरिज्म है, आई काफी दूर दूर सिचुएटेड होगी, कॉर्नियल क्लाउडिंग के साथ साथ जो नेजल ब्रिज है दैट इज डिप्रेस्ड. ओके, माउथ इस तरीके से ओपन रहता है और गेप्ड टीथ होते हैं, शॉर्ट नेक होता है, इसके साथ ही इरिटेबल रहता है, मेंटल इसमें रिटार्डेशन होता है बच्चे में. तो ये सारी कंडीशन आपके इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं की गई है, तो इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली ये आंसर नहीं है. ठीक है ना. और इसके बाद ऑप्शन में एक और क्या था, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम. अगर इस तरीके का बच्चा है, ठीक है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम
ये ऐसे डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करता है, आई ओपन नहीं हो रही है, कंजक्टिवाइटिस काइंड ऑफ पिक्चर हो रही है ना, तो ये ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है सिंस बर्थ। ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है, वेजाइनल कैनाल से आता है ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना। तो क्लेमाइडिया और गोनोरिया बहुत कॉमन है इसका ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के कॉजेज में, और इसके साथ ही केमिकल कॉजेज भी होते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, ओके। उससे पहले ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में पिक्चर ऐसी होती है, डिस्चार्ज और ये सब मेंशन होता है, तभी आप इसमें टिक करते हो, ओके। अभी देखो, और इसके अलावा कंजेनाइटल कैटरैक्ट ऑप्शन क्यों नहीं। कंजेनाइटल कैटरैक्ट की अपीयरेंस ऐसी होती है, देखो इस तरीके की। तो प्यूपिल जो होता है ना, दैट गिव्स यू व्हाइटिश रिफ्लेक्स, यानी ल्यूकोकोरिया होता है ना। अब फिर से बता रही हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ल्यूकोकोरिया के जो कॉजेज होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा चुके हैं। लेंस एंड कैटरैक्ट वाले में मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप वो पॉइंट वो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। कंजेनाइटल केसेस में इस तरीके का आता है, जिसमें डिफरेंशियल्स पूछते हैं, आपका कंजेनाइटल कैटरैक्ट और आपका रेटिनोब्लास्टोमा और ये आपका ब्यूपथैल्मोस यानी कि कंजेनाइटल ग्लोकोमा, जिसमें हेजी कॉर्निया आता है। तो ये तीन में 2-3 बार घूम घूम के क्वेश्चन आ चुके हैं, सो नो प्रॉब्लम, अब आप कर लोगे, है ना। और जो ल्यूकोकोरिया है, फिर से बता देती हूँ, जो रील अपलोड किया उसको जल्दी से देख लेना, उसमें सारे के सारे ऑप्शंस मेंशन है कि किन में ल्यूकोकोरिया होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, निमोनिक है उसका, ओके। तो अभी बढ़ते हैं आगे, है ना। कॉर्नियल ओपेसिटी, क्योंकि हेजी कॉर्निया मेंशन किया है तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हेजी कॉर्निया, क्लाउडी कॉर्निया एट बर्थ, इसमें चाइल्डहुड में कब मिलता है, देखो स्लेरोकॉर्निया, यानी कि पहला है स्टम्प्ड इज द निमोनिक, ठीक है, स्टम्प्ड इज द निमोनिक। और इसमें स्टम्प में हर एक लेटर से क्या है, पहला एस से है स्लेरोकॉर्निया, जो कॉर्निया होता है उसके ऊपर स्लेरा ओवरराइड करता है, या बोल सकते हैं कि व्हाइटिश हो जाता है, ये बायलेटरल कंडीशंस में मिलता है, ओके। एक तो ये ऑप्शन है। ट्रॉमा कब हो सकता है, जब वेजाइनल डिलीवरी होती है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड होती है तो अब तो कम करते हैं, तो फोर्सेप्स डिलीवरी, फोर्सेप्स क्या होती है ना, लाइक दिस, ऐसी फोर्सेप्स होती है, उस फोर्सेप को बच्चे के हेड में ऐसे फंसा दिया जाता है, देन ट्रैक्शन लगाया जाता है। उससे क्या हो जाता है कि कॉर्निया पे भी स्ट्रेचेस आते हैं, और इसकी वजह से कॉर्निया हेजी हो जाता है। अभी आगे सीखेंगे कि इस पर्टिकुलर इंजरी से क्या डेवलप होता है, इंपॉर्टेंट है ना, बताती हूँ, ओके। सो ट्रॉमा हो गया। अल्सर हो सकता है, अल्सर मतलब कि कुछ अगर किसी भी का बैक्टीरियल या फंगल कोई भी अल्सर हुआ हो, उसके बाद जब वो हील करेगा, देन इट गिव्स यू ओपेसिटी। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें आपका सबसे ज्यादा है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, उसमें हर्लर सिंड्रोम आपका ऑप्शन में आ सकता है, ओके। आया हुआ भी है एक्चुअली। पीटर्स एनॉमली होती है, ये कंजेनिटल एनॉमली है, इसमें आइरिस एडेशंस दिखते हैं आपके लेंस से और कॉर्निया से, तो ये पीटर्स एनॉमली है, टर्म याद कर लो अभी, ओके। एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी, यानी जो आपकी कॉर्निया है उसकी एंडोथीलियल ठीक से नहीं बनी होती है, लाइक एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी, जिसमें CHAD इसका एक ऑप्शन है। और डर्मोइड ऑफ कॉर्निया, यानी कि लिम्बल डर्मोइड, जो आपका कॉर्निया उसके पास में इस तरीके का डर्मोइड लीजन होता है, जो कंजक्टिवल लीजन में पहले क्वेश्चन ही डिस्कस किया हुआ है, आपके क्वेश्चन आ चुके हैं लिम्बल डर्मोइड पे, तो वो भी एक कॉज है आपका हेजी कॉर्निया का। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दैट इज एलिवेटेड आईओपी एंड दिस इज इन्फेंटाइल ग्लोकोमा या कंजेनिटल ग्लोकोमा, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो, CHST ये थोड़ा हायर उसका है, ओके। सो मेरे ख्याल से स्टम्प निमोनिक आपको याद हो गया। अब देख लेते हैं जो मैं अभी बता रही थी कि ट्रॉमा ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उसमें क्या कहते हैं, फोर्सेप्स से जब डिलीवर करते हैं ना, तो ये देखो वर्टिकल स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं कॉर्निया पे, वर्टिकल। दीज वर्टिकल लाइंस जो होती है, इनको बोलते हैं वॉक्स स्ट्राई। ये ब्रेक होते हैं एक्चुअली, कहाँ, डेसिमेट मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें ब्रेक आ जाता है। तो ये जो होते हैं, ये देखो इस वाले में वर्टिकल ऐसे लाइन दिख रही होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ बर्थ ट्रॉमा। और ये वर्टिकल होती है, वेजाइनल होती है, तो ये एक निमोनिक बनाने का तरीका है, तो ये बना हुआ है इसमें, है ना, कहीं देखा था मैंने, वही बना दिया। अब जो है हैप्स्ट्राई, ये हैप्स्ट्राई क्यों बनाया, हैप्स्ट्राई एक्चुअली ये कंजेनिटल ग्लोकोमा में मिलते हैं। कंजेनिटल ग्लोकोमा मैंने क्या बताया, मेगालोकॉर्निया होता है, ठीक है, हाई होता है प्रेशर, और इसके साथ ही क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो रही होती है, तो डेस्मेट मेम्ब्रेन में ब्रेक आ जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, एंडोथीलियल जो होती है उसमें ये सब टूट फूट जाती है ना। सो देयर इज डिफेक्टिव मैकेनिज्म, अब पंप मैकेनिज्म काम करता है ना एंडोथीलियल में, वो क्या करता है, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। अब जब ब्रेक हो गया है तो फिर कॉर्निया हेजी शुरू हो जाएगा। तो ये देखो इस पिक्चर में हैप्स्ट्राई बने हुए हैं, दीज आर ब्रेक्स इन द डेसिमेट मेम्ब्रेन। अब ये देखो यहाँ पर ऐसा, ठीक है, तो ये है हैप्स्ट्राई हॉरिजेंटल एंड दे आर सीन इन आईओपी। आगे कभी पूछा गया तो घबराना नहीं कि हैप्स्ट्राई क्या होते हैं, क्योंकि कंजेनिटल ग्लोकोमा पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट दिया मैंने। अभी हमने क्या पढ़ा कि वॉक्स जो है स्ट्राई पढ़े हमने, वॉक्स स्ट्राई, है ना, तो वॉक्स स्ट्राई पढ़े हैं। तो वॉक्स स्ट्राइड क्या होता है,
जो अब वॉक्सट्राइड क्या होता है, इसी नाम सिमिलर नाम से होता है कि जो क्रोनिक ग्लोकोमा के पेशेंट्स होते हैं ना, क्रोनिक ग्लोकोमा के, जब वो आपके पास आते हैं तो आप उनको ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा आपको तो अटैक कभी आया हुआ था। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वॉक्सट्राइड से आइडेंटिफाई करोगे। देखो वॉक्सट्राइड वो है क्या, सबसे पहला देखो ग्लोकोमा फ्लैकिन वो है क्या, सी जब अटैक आता है ना तो क्या होता है, आइरिस वहां पे इम्पैक्ट करती है ऑन द एंटीरियर कैप्सूल, और इसके साथ ही लेंटिकुलर जो चेंजेस होते हैं वहां पर हो जाते हैं। तो लेंस में जो चेंजेस आते हैं ना, सब कैप्सुलर चेंजेस आते हैं। ये देखो ओपेसिटीज डेवलप हो जाती है छोटी छोटी ऐसे स्पेक्स की तरह। तो ये क्या है, ग्लोकोमा फ्लैकिन कहलाता है। लेंटिकुलर ओपेसिटी सब कैप्सुलर होती है। ओके एंड फिर उसके बाद सेकंड क्या है, आइरिस एट्रोफी। ये देखो पैचेस बने हुए हैं, एट्रोफिक हो गई एकदम। तो और कई बार अगर रिकरेंट अटैक्स आ रहे होते हैं तो आइरिस एट्रोफी हो जाती है। थर्ड है वर्टिकली मिड डायलेटेड प्यूपिल। ऐसा वर्टिकल मिड डायलेटेड प्यूपिल मिलता है इन पेशेंट्स में, ये तीनों एक साथ अगर होते हैं तो इसका मतलब है यू आर लुकिंग एट क्रोनिक ग्लोकोमा पेशेंट। ठीक है, दिस इज वॉक्सट्राइड बताना था तो इसलिए मैंने एक छोटा सा स्लाइड रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप इजिली कर लोगे। ओके, अ 1 month old बेबी प्रेजेंट्स विद एक्सेसिव टीयरिंग, जिसको वाटरिंग लिख दिया उन्होंने, एंड इंक्रीज कॉर्नियल साइज। ठीक है, इंक्रीज कॉर्नियल साइज, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, बताओ क्या है। देखो इस पिक्चर में देखो उन्होंने खुद कह दिया कि टीयरिंग भी है, इसके साथ ही इंक्रीज कॉर्नियल साइज, और ये देखो हेजी कॉर्निया है ना, कॉर्निया हेजी है, प्यूपल में इतना डिफेक्ट नहीं है, कॉर्निया इज हेजी, एनलार्ज आईबॉल। आंसर क्या है, ऑप्शंस देखते हैं, ब्यूपथैल्मस, हर्ल सिंड्रोम, गैलेक्टोसीमिया या कैटरेक्ट। बताओ कंजेनिटल ग्लोकोमा भी मैंने बताया क्या है, ब्यूपथैल्मस, ऑक्स आइड। ठीक है, ब्यूपथैल्मस बोलते हैं, दिस इज द आंसर। हर्ल सिंड्रोम हमने डिस्कस किया, म्यूकोपोलैरिसाइक्राइडोसिस। गैलेक्टोसीमिया जो होता है, गैलेक्टोसीमिया इज आपका ज्यादा इसमें कितना है, ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट, उसके लिए ज्यादा फेमस है क्वेश्चन। और गैलेक्टोसीमिया में आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती है, डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, ये सब मेंशन होता है। इनलार्ज आई बॉल नहीं होती है, हेजी कॉर्निया नहीं होता है। ओके, एंड कैटरेक्ट अभी हमने डिस्कस किया, कंजेनिटल कैटरेक्ट में आपका प्यूपिल विल गिव यू व्हाइटिश रिफ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड ल्यूकोकोरिया। तो ये आसानी से आप ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा पूछा गया है, आपको जो मेडिकल मैनेजमेंट है सब ग्लोकोमा की ड्रग्स याद होनी चाहिए, इसीलिए आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ड्रग इज यूज्ड इन पेशेंट विद इंक्रीज आईओपी यानी कि इंट्राओक्युलर प्रेशर एंड ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, जो कि ग्लोकोमा पूछ रहा है, इन दैट इंक्रीजेस द यूवी लेवल आउटफ्लो। ठीक है, यूवी लेवल आउटफ्लो को बढ़ा रही होती है। तो इसका आपको सभी तरीके की ड्रग्स बता दी गई इसमें। अब आपको अगर ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे हर एक ड्रग को, उससे पहले आंसर बताती हूँ इसका। दैट द ड्रग दैट इंक्रीजेस द यूवी लेवल आउटफ्लो इज लेटोनोप्रोस्ट। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आपका लेटोनोप्रोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटोनोप्रोस्ट जो होते हैं फर्स्ट लाइन एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन है, और यूवी लेवल आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि एक्चुअली ये आउटफ्लो क्या है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर है, आपकी बुक से ही है, पार्सन और खुराना से ली हुई है। ये वाली पिक्चर को देखो, सिलेरी प्रोसेसेस से बनेगा है ना, एक्वस ह्यूमर वहां से बनता है, और उसके बाद यहाँ से चलेगा लेंस के ऊपर आते हुए आइरिस के पीछे से आगे आ जाएगा, ये एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा। ओके, और इट गोज टू द ट्रेबेकुलर मेशवर्क, यहाँ ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है। ओके, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में आने के बाद श्लेम्स कैनाल्स में चला जाएगा। ठीक है, श्लेम्स कैनाल में चला जाएगा, जो कि देखो यहाँ पर इस वाली फोटो में देखिए, ये आ रहा है सिलेरी प्रोसेस, ये आया यहाँ से एक्वस ह्यूमर बनते हुए आगे आया, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में आया, और ये देखो ये है आपकी श्लेम्स कैनाल। श्लेम्स कैनाल यहाँ मेंशन किया, ये एक वेनस साइनस की तरह होता है, एंडोथेलियल लाइन होता है, एंड दैट इज कनेक्टेड टू योर एपिसक्लेरल वेन। तो एक्वस ह्यूमर यहाँ से आके ऊपर वेन में ड्रेन हो जाता है। तो ये जो पाथवे है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड ट्रेबेकुलर आउटफ्लो। ठीक है, दिस इज कन्वेंशनल ट्रेबेकुलर आउटफ्लो, शुरू से चला आ रहा है, यहाँ से निकला प्रोसेस से होते हुए फिर आगे आया और ट्रेबेकुलर मेशवर्क से श्लेम्स कैनाल में चला गया। दिस इज ट्रेबेकुलर आउटफ्लो एंड दिस इज अराउंड 80%, अब 90% बोलते हैं, 80% ऑफ एक्वस ह्यूमर इज ड्रेन लाइक दैट। ओके, अभी यूरियोस्टेरल पाथवे क्या है, फिर ये बनेगा तो यहीं से सिलेरी प्रोसेस से बनेगा, एक्वस ह्यूमर होते हुए आगे आएगा एंड इट गोज डायरेक्टली इनटू द सिलेरी बॉडी। ठीक है, यहाँ पर चला जाता है आपका, और इसके बाद यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, to the suprachoroidal space, तो डायरेक्ट आके एंटर कर गया। दिस इज यूवियोस्टेरल आउटफ्लो। ओके, तो दिस इज यूवियोस्टेरल आउटफ्लो, और ये आपका से 20% या फिर बोल सकते हैं 10% ही करता है, और इसी चीज को टारगेट करता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, है ना। तो आपको दोनों आउटफ्लो पता हो गए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोकोमा ड्रग्स कैसे काम करती हैं, जो मैंने आपका बनाया हुआ है
ये क्लासिफिकेशन है ऑफ ग्लोकोमा ड्रग्स का। तो अब देखो ग्लोकोमा ड्रग्स दो तरीके से काम करती हैं। एक करती है बाय डिक्रीजिंग द एक्वस सिक्रीशन, दूसरी करती है बाय इंक्रीजिंग द आउटफ्लो। अब आप सोचिए, आपने एक चैम्बर बनाया हुआ है, एक रूम है, ओके, अब उसमें क्या है, आपने एक वाटर सप्लाई छोड़ दिया, ठीक है, पानी की सप्लाई है उसमें भरे जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया है ना, और क्या है उसमें जो रास्ता है निकलने का वो सिर्फ एक छोटा सा विंडो है या दरवाजा है ना, उसी से पानी निकल रहा है। तो क्या करना होगा हमें इस प्रेशर को कम करने के लिए, या तो आप उस नल को बंद कर दीजिए, डिक्रीज द सिक्रेशन, वाटर सप्लाई कम कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए उस स्टोर की ओपनिंग को बढ़ा दीजिए, या फिर उसका ऐसा कुछ दीजिए कि वाटर जल्दी जल्दी बाहर निकले, तो प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। बस यही है आपका ग्लोकोमा ड्रग्स। तो उसमें पहला जो है दैट इज डिक्रीजिंग द एक्वस सिक्रेशन। उसमें जो ड्रग्स हैं सबसे अच्छी, सबसे सबको पता है, बीटा ब्लॉकर्स, ओके, बीटा ब्लॉकर्स। इसमें सबसे कॉमन आती है टीमोलॉल, ओके, टीमोलॉल आपकी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, और ये क्या करती है, आपका एक्वस सिक्रेशन को कम करती है, बट प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉज करती है ब्रोंकस का। तो हमें किसमें नहीं देनी है, आपको किसी भी हार्ट डिजीज के पेशेंट में नहीं देनी है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में नहीं देनी है, और एस्थमा के पेशेंट्स में टीमोलॉल नहीं देनी होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आए कि ऐसा कोई पेशेंट है जिसको ये कंडीशंस हैं, तो आप टीमोलॉल को सबसे पहले निकाल के बाहर कर दोगे। अगर बीटा ब्लॉकर देनी है तो हम कौन सी दे सकते हैं, बीटाक्सोलॉल, ठीक है, बीटाक्सोलॉल दे सकते हैं, जो कि बीटा 1 ब्लॉकर है। तो आपकी क्या करेगी, सिलेक्टिवली काम करेगी, बीटाक्सोलॉल आप इन पेशेंट्स में दे सकते हैं, और ये बच्चों में भी काम की जा सकती है। बाकी ये दोनों लेवोब्रेनोल और कार्टिलॉल आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन ये दोनों नहीं भूलेंगे। दूसरी ड्रग जो आपका एक्वस सिक्रेशन को कम करती है दैट इज अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, अल्फा 2 को एगोनिस्ट करना है ना, तो उसमें है एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रिमोनिडीन, डीन डीन करके आता है, नीडीन नीडीन करके आएगा, तो ब्रिमोनिडीन इज अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। और इसमें जो ब्रिमोनिडीन होती है ना, ये आपकी क्या इसका इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कॉजेज द कंजेशन एंड हाइपरेमिया ऑफ योर कंजक्टिवा, ओके, एंड ऑल्सो ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज करती है। तो बच्चों में कभी भी नहीं देनी होती है, बच्चों को नुकसान करेगी, सीएनएस में चली जाएगी उनके, ओके। सो ब्रिमोनिडीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंजेनाइटल ग्लोकोमा, कभी नहीं देनी है, ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या किया हमारा आगे, दूसरा वाला, तीसरा वाला क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर आप बनने ही नहीं देंगे एक्वस को। उसमें सबसे जो ज्यादा है आपका ओरल जो टैबलेट यूज की जाती है दैट इज ऑफ एसिटाजोलामाइड, ठीक है, इनके नाम में होता है एसिटाजोलामाइड होता है, और जो टॉपिकल ड्रग्स होती है यानी कि आई ड्रॉप्स होती है, दीज आर डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड आपने पढ़ा होगा, जब एक्यूट एंगल क्लोजर अटैक आता है जिसमें पेशेंट पेन लेके आता है, एसी शैलो होता है, वॉमिटिंग कर रहा होता है, तो उस समय सबसे पहले उसको एसिटाजोलामाइड खिला दो, है ना। आपके बुक्स में आईवी भी लिखा हुआ है, पर इंडिया में आईवी नहीं मिलता है। आप इसमें क्या करेंगे, एसिटाजोलामाइड ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओरल टैबलेट्स का एक साइड इफेक्ट होता है दैट इज पैरेस्थीसिया ऑफ हैंड्स एंड फीट, है ना, और इसके साथ ही जो आपका पोटेशियम है उसको, उसके लेवल्स को कम कर देता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म पे यूज किया जाए तो रेनल स्टोन कॉज करता है, बट उससे पहले पेशेंट क्या करता है, टिंगलिंग सेंसेशन बोलता है, हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है मैडम एसिटाजोलामाइड खाने के बाद, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ना। लेकिन जो टॉपिकल है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, रोजानामाइड और ब्रिंजोलामाइड में प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है ये बच्चों में आराम से यूज की जा सकती है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स कैन बी यूज्ड इन कंजेनिटल ग्लोकोमा पेशेंट, ओके। अब हमने अब वाटर सप्लाई कम करने का, एक्वस सप्लाई कम करने का हमने सीख लिया। अब ऐसा कि हम जल्दी जल्दी आउटफ्लो बढ़ा दें, तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा दो तरीके के आउटफ्लो होते हैं। आउटफ्लो क्या होते हैं, ट्रैबेकुलर आउटफ्लो होता है और यूवेस्ट्रेलर आउटफ्लो होता है। यूवेस्ट्रेलर आउटफ्लो हमने अभी पढ़ा कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इंक्रीज करते हैं। ये देखो यहाँ पे एनालॉग जी आए, ठीक है, लेटनोप्रोस्ट या आपका ट्रैबोप्रोस्ट है, ठीक है, नाम लिखना मैं भूल गई लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेटनोप्रोस्ट, ट्रैबोप्रोस्ट, ये सारी चीजें होती हैं आपकी, है ना। और उसमें ना प्रोस्ट लिखा रहता है, आपके हर एक में प्रोस्ट लिखा, जैसे कि लेटनोप्रोस्ट में लेटनोप्रोस्ट लिखा हुआ रहेगा, प्रोस्ट इसमें मेंशन है, ये प्रोस्ट ऐसा लिखा रहेगा, ट्रैबोप्रोस्ट लिखा रहेगा। तो ये जो आता है ये कहाँ, प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर होते हैं आपके, और ये क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करेगा और मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज को स्टिमुलेट करने से क्या करेगा, आपका यूवेस्ट्रेलर आउटफ्लो
बढ़ जाता है। ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, पढ़ना आपके केडीटी फार्मा में भी लिखा हुआ होगा, है ना। तो अभी याद रखना है कि यूरोस्लेरल आउटफ्लो इज इंक्रीज बाय प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, है ना। ओके, फिर इसके बाद है ट्रैबिकुलर आउटफ्लो, है ना। उसको भी इंक्रीज करने के लिए कौन काम करता है हमारा, एक ही ड्रग का नाम याद करना, पाइलोकार्पिन। ट्रैबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीज करती है ट्रैबिकुलर आउटफ्लो को पाइलोकार्पिन। कैसे करती है, ये क्या करती है ना कि जो आयरिस है ना, जैसे कि एसी शैलो हो गया, ओके, एसी शैलो आयरिस जो होती है वो क्या करती है, वो ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे चिपक जाती है, आपके कॉर्नियास के कांटेक्ट में आने लग जाती है। तो ट्रैबिकुलर मेशवर्क जो होता है वो तो ब्लॉक हो गया, है ना। पाइलोकार्पिन क्या करेगी, मियोसिस कॉज करेगी, तो वो क्या करेगी, ऐसे स्ट्रेट कर देगी, तो खींच के उसको ऐसे सीधा कर देगी आयरिस को। सो क्या होगा, ट्रैबिकुलर मेशवर्क जो पाथवे है वो ओपन हो जाता है ना। आगे डायग्राम है उसमें बता दूंगी, ठीक है। तो अभी ये याद रखना है कि ट्रैबिकुलर आउटफ्लो अगर पूछा तो पाइलोकार्पिन इज द आंसर, तो ये मियोसिस कॉज करती है, ओके। और ये एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंगल क्लोजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइलोकार्पिन ना, उसमें यूज करते हैं 2%, ठीक है। और इसके बाद ये तो सारा हो गया, इसके बाद हम एक हाइपर अस्मोलर ड्रग के बारे में भी जान रहे थे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आउटफ्लो सिक्रेशन से कोई मतलब नहीं है, बट दीज आर द ड्रग, ये आईवी दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है, और उसमें नाम है मैनिटॉल, इसका नाम है मैनिटॉल, ठीक है। मैनिटॉल कैसे काम करती है, हाइपर अस्मोलर जो ड्रग होती है ना, वो क्या करेगी कि आपके ब्लड में जाएगी, ठीक है। अब याद करो पहले का फिजियोलॉजी में पढ़ते ना कि अगर हमने ऐसा किया है कि ब्लड है और ये आई बॉल है, अब इस ब्लड में हमने क्या भर दिया, मैनिटॉल भर दिया। मैनिटॉल के पार्टिकल्स जो होते हैं ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देते हैं, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होगा, आईबॉल से जितना भी पानी है जो कि एक्वस है और जो विट्रेस इसमें क्योंकि बढ़ा हुआ है ना, इसका काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसमें से पानी को ड्रेन आउट करेगी, ओके, एंड दैट ड्रेन्स आउट इनटू द ब्लड, ठीक। और तो क्या होगा, क्योंकि ये ग्रेडियंट बन गया, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट्स होते हैं उस तरफ ही तो पानी आता है ना। तो आई बॉल है ये, और ये आपका ब्लड है, इसमें आपका मैनिटॉल जा रहा है, और मैनिटॉल ने हाइपर ऑस्मोलैरिटी कर दी है, तो पानी जो होगा यहाँ से बह के ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा एंड इट गेट्स ड्रेन्ड बाय द किडनी। तो मैनिटॉल जो होता है वो आपको जब भी लेना है तो पेशेंट को कभी भी कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप इतना सारा उसमें मैनिटॉल डाल रहे हो तो उसको वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, तो कार्डियक पेशेंट्स में नहीं करते हैं, एंड किडनी पेशेंट्स में भी जरूरी है। अब इतना सारा भरे हो तो निकालना भी तो पड़ेगा ना किडनी से, तो किडनी शुड बी वेल फंक्शनल, क्योंकि वो गड़बड़ नहीं करना ऐसे, ठीक है। तो मैनिटॉल आपका हाइपर ऑस्मोलर ड्रग्स में से आता है, और इसके साथ ही एक और ड्रग है ग्लिसरॉल, ठीक है, वो ओरल होती है, आप पिला सकते हैं उसको, बहुत मीठी होती है ग्लूकोज के थ्रू, वो भी हाइपर ऑस्मोलर ड्रग है। तो लेकिन अभी मैनिटॉल याद रखना है, और मैनिटॉल और पाइलोकार्पिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे, जिसको बोलते हैं ना कि वॉरियर्स हैं फॉर आपका एंगल क्लोजर अटैक को ब्रेक करने में। जल्दी से अगर काम करना है ना तो आप मैनिटॉल दीजिए और पाइलोकार्पिन भी देते हैं, और इसके साथ ही अगर आप मैनिटॉल नहीं दे सकते हैं, जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसी पेशेंट में, तो आप एसिटाजोलोमाइड ओरल टैबलेट्स भी दे सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी डिस्कस करते हैं कैसे, ओके। सो अब आप आराम से बता सकते हो इसका आंसर जो क्वेश्चन आया है। अ पेशेंट has been diagnosed with primary open angle glaucoma, POAG. On eliciting history, it is observed that patient is a known case of bronchial asthma. ठीक है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, फॉर पीओएजी इन दिस पेशेंट। अब देखो यार, इसमें पूछा है ब्रोंकियल एस्थमा, तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो अब देखो इसमें टीमोलॉल होता है या कुछ ऐसा होता तो फिर कोई बात भी थी कि ब्रोंकियल एस्थमा उनको टीमोलॉल नहीं देते हैं, बट सीधा इन्होंने सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को मेंशन कर दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसमें से भी जो ड्रग है ना बच्चों, वो है लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है। लेटेनोप्रोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ड्रग ऑफ चॉइस आजकल फर्स्ट लाइन ड्रग ये बनी हुई है आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, ठीक है ना। तो लेटेनोप्रोस्ट आपका आंसर है। बाकी सब जो है ये ऑप्शन गायनी में यूज करते हैं, तो इनका आई से कोई लेना देना भी नहीं है। तो लेटेनोप्रोस्ट इज इंपॉर्टेंट। ट्रेवोप्रोस्ट होता तो भी वो आंसर होता। एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर यूवियाटिक ग्लाकोमा होता है ना, ये एक्स्ट्रा हाईलाइट पॉइंट है कि यूवियाटिक ग्लाकोमा जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन उसमें नहीं देते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं देते हैं, और पाइलोकार्पिन भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये सब इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करते हैं। तो कभी भी अगर यूवियाटिस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा हो रहा है तो आपको कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स और मियोटिक्स आंसर
नहीं करना है, ठीक है, इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा में नहीं देना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना, इनका साइड इफेक्ट, ठीक है, बड़े अच्छे ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, आसानी से हो भी रहा है, पर इनका एक साइड इफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप यूज करते रहेंगे तो आई लैशेस जो होती है ना वो लंबी लंबी हो जाती है, तो इलोंगेशन ऑफ आई लैशेस इज इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। और इसके साथ ही मैक्युलर एडिमा भी होता है, सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा भी इनसे हो सकता है फ्रॉम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ लैशेस हो सकता है, एक फोटो दिखाई जाए फिर बोले कि बताओ ये किसका साइड इफेक्ट है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का ये साइड इफेक्ट है ना। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर है, अब देखो आया क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद आई एक, है ना, दर्द हो रहा है आंख में एंड डिफिकल्टी इन विजन आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, ओके, एंड what will be the first line of management। ये हुआ क्या है, पहले तो सिनेरियो ये देखो, हुआ क्या है, देखो वॉचिंग अ मूवी। अब क्या होता है कि जब आप मूवी देख रहे होते हैं ना, तो क्या वॉचिंग अ मूवी अंधेरा होता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपका प्यूपिल जो होता है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है, प्यूपिल डायलेट कर जाता है। मूवी देखने से पूरा डायलेट नहीं करेगा, मिड डायलेटेड पोजीशन में होता है, और अगर एंगल क्लोज्ड है, अगर एंगल शैलो है, तो आपका बहुत जल्दी से प्रेसिपिटेट करेगा एंगल क्लोजर अटैक, एक्यूट एंगल क्लोजर में चला जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जो ट्रैबेकुलर मेशवर्क है वो ब्लॉक हो जाता है, एंगल और ज्यादा शैलो हो जाता है। तो यही हुआ इसके साथ, है ना, कि इसने वाइल वॉचिंग अ मूवी इसको आंख में दर्द शुरू हुआ, डिफिकल्टी इन विजन, है ना, विजन कम हो जाती है इसकी। इसके साथ ही अगर होगा तो देखो, आपको याद होगा आपकी बुक्स में लिखा है प्रोन डार्क रूम टेस्ट, उल्टा लिटाते हैं और लाइट अंधेरे में लिटाते हैं, तो प्रोन डार्क रूम टेस्ट भी करते हैं टू चेक वेदर द प्रेशर इज राइजिंग और नॉट, टू चेक कि ये सस्पेक्ट है कि नहीं आपका प्राइमरी एंगल क्लोजर का, कि प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं। और उसके साथ ही बहुत ज्यादा अगर वाटर पी लेते हैं ना तो भी ये मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है आपका एंगल क्लोजर। तो उसमें लेकिन वॉचिंग अ मूवी तो आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि अरे इसको तो एंगल क्लोजर अटैक आया। तो अभी हमने सीख ही लिया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, पहले पहले आएगा, पेशेंट आया इमरजेंसी में, क्या करना है आपको, क्या करना है, देखो ऑप्शन देखो, मैनिटॉल विद मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, मैनिटॉल विद पाइलोकार्पिन, मैनिटॉल विद एट्रोपिन एंड मैनिटॉल विद लुब्रिकेटिंग। अब सब में मैनिटॉल है, मैनिटॉल हमने याद किया था कि तुरंत आना, बॉटल लगा देनी है, उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन ड्रग्स देखिए उसने कॉम्बिनेशन किसके साथ दिया, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। क्या करेगी ये एंटीबायोटिक, हमें क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, ओके। पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन है ना, पाइलोकार्पिन क्या है, मियोटिक है, तो क्या करेगी, आइरिस को खींचेगी और ट्रैबेकुलर मेशवर्क को ओपन कर देगी, तो श्लेम्स कैनाल से आसानी से ड्रेनेज बढ़ जाएगा। ये आंसर इसका है, ओके, बी ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है, मैनिटॉल विद एट्रोपिन, अरे डायलेट करोगे तो क्या होगा, अभी हमने देखा, अभी आपने डायलेट किया है, पेशेंट जो है डार्क रूम में चला गया, डायलेट हो गया, तो वो वापस खिंच के ऊपर चला जाएगा एंड इट विल ब्लॉक द एंगल फर्दर। तो एट्रोपिन बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देने होते हैं आपको, ठीक है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स क्या करना है, कोई फायदा नहीं है। सो यू नो द आंसर, बी इज द आंसर, मैनिटॉल विद पाइलोकार्पिन। तो अब ये एंगल क्लोजर आया ना, तो एंगल क्लोजर के बारे में देख लेते हैं। अब देखो ये है क्या, एक्चुअली अगर हमें पता करना है कि पेशेंट एंगल क्लोजर में है, सस्पेक्ट है कि नहीं, इसको आगे कभी अटैक्स आ सकते हैं कि नहीं, पहले पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, बाय गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी से हम एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर देख सकते हैं, यही है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। क्या है, देखो इस वाली पिक्चर में देखो, गोनियोस्कोप देखो पहले तो, ये देखो ये है गोनियोस्कोप, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर ये पूछा गया तो ये गोनियोस्कोप है, 3 मिरर इसमें होते हैं, हर चीज से अलग अलग हम मतलब देखते हैं स्ट्रक्चर आई का। इसमें जो टंग शेप ये वाला है ना, इससे देखते हैं हमें एंगल, इससे दिखता है, ओके। ये आई पे रखा रहता है, आई पे रखा रहता है, और इसके थ्रू हम स्लिट लैम्प से देख सकते हैं। क्या दिखता है, देखो पिक्चर देखो ऐसी दिख रही है, ऐसा दिखता है हमें, क्या है समझाती हूँ। देखो साइड बाय साइड रखी हुई है इस तरीके से, एंगल ये रहा एंगल, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ये है कॉर्निया आपका, और ये आ रही है आइरिस, ठीक है। अब इस एंगल में कई सारे स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखो उसने बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ सबसे बाहर की तरफ है शॉल बेस लाइन, ये रही शॉल बेस लाइन, यहाँ पर ये शॉल बेस लाइन है, ठीक है, शॉल बेस लाइन। ये क्या होती है, डेस्मिट मेम्ब्रेन यहाँ की खत्म हो रही होती है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। तो डेस्मिट मेम्ब्रेन यहाँ खत्म हो रही है, दिस इज शॉल बेस लाइन, ओके।
उसके बाद ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ये पूरा पिगमेंटेड जैसा होता है ना, तो ये देखो इस वाले डायग्राम में 2 एंड 3, अभी आप 2 एंड 3 एक साथ देख लीजिए। तो ये हायर थोड़ा सा है ना, तो पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड छोड़ो उसको, है ना। ये दिख रहा है आपका, ये देखो ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क दिख रहा है। ओके, तो सबसे ऊपर हो गई शोल्डर लाइन, फिर हो गया ट्रेबेकुलर मेशवर्क। अब इसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका स्क्लेरल स्पर। जो स्क्लेरल स्पर है, ये एक व्हाइट लाइन जा रही है, ये देखो ये व्हाइट लाइन जा रही है ना, ये व्हाइट लाइन है स्क्लेरल स्पर। स्क्लेरल स्पर पे क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी मसल्स सारी होती है ना, दीज आर अटैच्ड हियर, ठीक है, स्लेरा का ही है, वहीं पर अटैच होती है। तो ये आपका व्हाइटिश यहाँ पर ऐसे बैंड दिख रहा होता है। उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चर है दैट इज सिलियरी बॉडी बैंड, सिलियरी बॉडी का बैंड, ये पूरा बॉडी का बैंड ऐसे करके दिख रहा होता है। ओके, तो ये 4 स्ट्रक्चर है आपका। सबसे बाहर की तरफ है शॉल बेस लाइन, देन trabecular meshwork, then apostolic spur and then ciliary body band। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं एंगल ओपन है कि नहीं। देखो यहाँ पर भी बना हुआ है, ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, ऐसे दिख रहा होता है, ठीक है ना। तो अब ये तो आपके उसका नहीं है, हो सकता है पूछे कि प्रोसीजर क्या की जा रही है, तो आप गोनियोस्कोपी बोलोगे, दिस इज द गोनियोस्कोपी दैट इज बीइंग डन। इसमें जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एंगल क्लोजर में क्या होता है, जो ओपन एंगल ग्लोकोमा होते हैं उसमें पूरा सिलियरी बॉडी बैंड तक हमें स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। जब भी हम गोनियो करेंगे तो सिलियरी बॉडी बैंड तक दिख रहा होता है, यानी शॉल बेस लाइन दिख रही है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क दिख रहा है, स्क्लेरल स्पर दिख रहा है, सिलियरी बॉडी बैंड। अब ये जो होता है धीरे धीरे क्लोज्ड होना शुरू हो गया, ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर नीचे से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सिलियरी बॉडी बैंड है, ओपन एंगल यहाँ पे है ग्रेड 4, ये जब हम करते हैं ना तो उसमें ग्रेडिंग होती है। स्क्लेरल स्पर दिख रहा है तो ग्रेड 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ ट्रेबेकुलर मेशवर्क दिख रहा है हमको, पीछे के सारे स्ट्रक्चर गायब हो गए, ठीक है। शॉल बेस लाइन बस दिख रही है तो ग्रेड 1, और ग्रेड 0 मतलब बिल्कुल चिपक गया, ये आइरिस जाके कॉर्निया से चिपक गई, है ना। तो ये है आपका एंगल क्लोजर, पूरा पूरा क्लोज्ड एंगल है। तो इसी पे डिपेंड करता है कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो दिस इज ग्रेडिंग, और ये शैफर ग्रेडिंग है, ओके, गोनियोस्कोपी में दिखती है। अगर आपको स्लिट लैम्प पे देखना है कि स्लिट लैम्प पे पेशेंट बैठा हुआ, तो गोनियोस्कोपी प्रोसीजर है, कुछ पेशेंट मना कर देते नहीं कराना जाओ, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, हाउ विल यू डू, यू विल चेक, जैसे ये कॉर्निया है, ठीक है, स्लिट लैम्प पे, और आपने एक स्लिट बनाओगे, है ना। स्लिट लैम्प पे देखते हैं कि ये आपका कॉर्निया, देखो स्लिट देखो, ये रही आपका कॉर्निया, पहले तो कॉर्निया का स्लिट है ये जो है, और ये आपका आइरिस दिख रहा है, ठीक है, ये आपका आइरिस है। ओके, अब ये देखो जो व्हाइट एरो पॉइंट कर रहा है ना, ये डेप्थ, दिस इज योर एसी डेप्थ, एंटीरियर चैम्बर है ये, ठीक है ना। अब ये डेप्थ कितनी है उसके अंदाज से हम लगाते हैं कि कितना शैलो है। तब इसकी एक अलग ग्रेडिंग है, दैट इज वॉन हेरिक मेथड, ये आपकी खुराना में मेंशन है ना। टॉर्च लाइट से डालने वाला भी बताया हुआ है कि आइरिस इसमें शैडो बन रही है कि नहीं बन रही, छोड़िए उसको, है ना। अभी पहले वॉन हेरिक ग्रेडिंग जो ग्रेडिंग होती है वो कभी पूछ सकते हैं। ये ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन एक ये तरीका है, दिस इज वॉन हेरिक मेथड। ये आपका स्लिट लैम्प पे आप आराम से देख सकते हैं कि पेशेंट कैन गो इनटू द एक्यूट एंगल क्लोजर, उसको प्रॉब्लम है। अब इसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट, अब पेशेंट आया तो ट्रीटमेंट हमको करना ही पड़ेगा ना। तो ट्रीटमेंट क्या है, ये तो नॉर्मल वाला देखो यहाँ पे बना हुआ है, नॉर्मल फ्लो बना हुआ है, इस तरीके से जाना है ना। अब हमें क्या करना होता है, पाइलोकार्पिन, मैनिटोल लगाया, ठीक है, पाइलोकार्पिन दी, देखो जो मैं बता रही थी ना वही लिखा हुआ है। पाइलोकार्पिन जो है ये नॉर्मल है ना, देखो इस तरीके से जब एंगल क्लोजर होता है ये नॉर्मल, आपको पता है यहाँ पे स्पेस है, इस जगह पर देखो स्पेस है अभी लेंस और आइरिस के बीच में, यहाँ देखो ये जाके चिपक गया, ठीक है, ये देखो कांटेक्ट हो गया इसका, इससे जाके कांटेक्ट हो गया। अब कांटेक्ट हो गया तो क्या करेंगे, ये पूरा एक्वस ह्यूमर तो बन ही रहा है ना, सिलियरी प्रोसेस बनाई जा रही है, तो ये क्या करेगी, एंगल को क्लोज करना स्टार्ट करेगी। देखो ये ऐसे कॉर्निया की तरफ उठने लग गई आइरिस, सो दिस इज एंगल क्लोजर। अब हमने क्या किया, इसको पाइलोकार्पिन डाल दी इसकी आंख में। पाइलोकार्पिन डालने से इस आइरिस को खींच के इसने इस तरीके से लेंथन कर दिया, सो क्या हुआ, आसानी से जो एक्वस था वो चला गया इधर, ठीक है, इस तरीके से आगे की तरफ आ गया। तो ये आप तब देंगे जब आप मैनिटोल से प्रेशर को डाउन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आराम से आ जाता है, तो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो इज इंक्रीज बाय पाइलोकार्पिन। अब आपने मैनिटोल लगा दिया और पाइलोकार्पिन कर दी। एक आपको चीज और करनी होती है, दैट इज पेरिफेरल आइरिडोटोमी। वो क्या है, ये देखो ये छोटा सा छेद किया हुआ इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे लेजर से स्लिट लैम्प पे बैठाएंगे, और आपका वही हमारी प्यारी एनडी याग लेजर होती है, एनडी याग लेजर होती है 1064
इसकी वेवलेंथ होती है, और यहाँ पे हम इस तरीके से एक छेद कर देंगे। ठीक है, उस छेद का क्या मकसद है, देखिए ये रहा, यहाँ से गया है ना, यहाँ पे अगर कांटेक्ट है भी थोड़ा बहुत तो क्या करेगा, थोड़ा सा आउटफ्लो यहीं से डायरेक्ट जाके और यहीं से इसको शॉर्टकट मिल जाएगा, इट गोज इनटू द ट्राबेकुलर मेशवर्क, है ना। तो ये एक रीजन है आपका, अगर आप पेरिफेरल आयरिडोटॉमी करते ही हैं, किसी भी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का अटैक आया उसके बाद में, ओके। और अगर इन सब ये सारी चीजें फेल हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, ट्राबेकुलेक्टमी करेंगे, ट्राबेकुलेक्टमी करेंगे। ये पिक्चर आपकी पार्सल में दी हुई है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आया है तो ट्रीटमेंट पार्ट तक पहुंच चुके हैं, कहीं पूछ लिया तो गलत नहीं करना है ना। ट्राबेकुलोप्लास्टी अभी आप याद रखोगे, ट्राबेकुलोप्लास्टी करते हैं, सॉरी ट्राबेकुलोप्लास्टी भी करते हैं एक्चुअली बच्चों, लेकिन वो लेजर है, वो आपके अभी आर्गन लेजर और जिसको SLT ALT बोलते हैं वो लिखी है आपकी बुक में, बट आप उसको नहीं अभी माइंड में रखेंगे। अभी आपको याद रखना है, एक तो पेरिफेरल आयरिडोटॉमी मतलब कि छेद कर दिया आइरिस में, वो याद कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम क्या करें, ट्राबेक्युलेक्टमी, ठीक है, ट्राबेक्युलेक्टमी ये याद रखो, है बहुत ज्यादा पढ़ने का अभी नहीं घुसेगा भेजे में, है ना। तो ये देखो, ये ट्राबेक्युलेक्टमी क्या कर रहे हैं इसमें, एक्चुअली देखो इसमें रास्ता बना रहे हैं, इसमें रास्ता जो बनाया गया है सब ट्राबेकुलर, ये जो है ना यहाँ से स्लेरा का फ्लैप को कट करते हैं, देखो ये स्लेरल ओपनिंग बनी, कंजक्टिवा उठाया, स्लेरा में यहाँ पर एक कट दिया, ठीक है। और यहाँ से कट देने से क्या होगा, सीधे सीधे जो आपका एक्वस है वो यहीं से आ जाएगा ड्रेन करते हुए ऊपर स्लेरा में, एंड सब कंजक्टिवल स्पेस में चला जाता है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम से आप देख सकते हो, ट्राबेक्युलेक्टमी है, ट्राबेक्युलेक्टमी है, काट के निकाल देंगे हम इसको, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ से रास्ता बनाएंगे, ठीक है। ये देखो एक ये देखो सर्जिकल, ये PI भी की हुई, PI मतलब आयरेक्टमी की हुई है, यहाँ से इसको काट दिया गया है। तो आप क्या करोगे कि पेरिफेरल आयरेक्टमी करेंगे, इसके साथ में ही यहाँ से आप ट्राबेकुलेक्टमी करेंगे, तो ये दोनों मिलके आपका सब कंजक्टिवल स्पेस में आपका ड्रेन होने लग जाएगा, ओके। सो अब ये पिक्चर एक लिखी हुई है कि ऐसा ये ब्लैक फॉर्मेशन ऐसे फूला सा दिख रहा होता है, ठीक है, जहाँ पर ट्रैप होता है, इसमें यहाँ पे ये छोटी सी पेरिफेरल आयरेक्टमी भी दिख रही है, इसमें काटा जाता है दोनों चीजों को। ये जो है अब यहाँ पर ये क्या बना है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल ग्लोकोमा। इसमें कंजेनाइटल ग्लोकोमा में ओटोमी याद रखना, ओटोमी, जिसमें सिर्फ हमें छेद करना है, ठीक है। ये है गोनियोटोमी, ये गोनियोलेंस है, गोनियोलेंस है ना, और ये हम जाके एंगल को खोल रहे हैं, तो दिस इज गोनियोटोमी, ठीक है, गोनियोटोमी। एंड दिस इज, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ट्राबेकुलर मेशवर्क या बोल सकते हैं कि श्लेम्स कैनाल्स की ओपनिंग में जा रहे हैं और फाइब्रस जितने एडिशन है उनको तोड़ रहे हैं, तो दिस इज ट्राबेक्युलोटोमी, ओटोमी है ये, ठीक है। यहाँ पर है एक्टमी, बाहर जा रहा है स्क्रीन से, ट्राबेक्युलेक्टोमी है ना, एक्टमी है, काट के निकाल दिया हमने स्लेरल फ्लैप को, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे, ये फ्लैप बनता है इस पे, पर थोड़ा सा यहाँ से सेक्शन काट दिया जाता है आपका, और उससे क्या होता है, ड्रेनेज बढ़ जाता है आपका टू द सबकंजक्टिवल स्पेस। समझ में आया तो ठीक है, लेकिन अगर भूलना नहीं कि इसका आंसर ट्राबेकुलेक्टमी है। ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट स्लाइड क्यों है, क्योंकि उसमें एक मेंशन था मैनिटोल विद एट्रोपिन। तो जानते हो एक क्वेश्चन होता है कि हम एट्रोपिन हर एक में जितनी भी माइड्रियाटिक्स हैं सब ग्लोकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि गलती से भी हमें डायलेट नहीं करना होता है, जैसे ही डायलेट किया एंगल क्लोजर अटैक पड़ जाएगा पेशेंट को। बट एक ही ग्लोकोमा ऐसा है जिसमें आप माइड्रियाटिक्स देते हैं, एंड दैट इज आपका मैलिग्नेंट ग्लोकोमा। ये रहा मैलिग्नेंट ग्लोकोमा, अब ये कोई कैंसर नहीं है, ठीक है, मैलिग्नेंसी से ये नहीं करना। दिस इज व्हाट, देखो इसमें क्या होता है, प्रोसीजर ही उल्टा है। क्या होता है कि आपका एक्वस फ्लो, जब जैसे मान लेते हैं किसी पेशेंट का ट्राबेकुलेक्टमी हुई है या कैटरेक्ट सर्जरी हुई है या कोई ऐसी सर्जरी हुई है एंटीरियर सेगमेंट की, उससे क्या होता है कि आपका जो सीलियरी प्रोसेस है ना, इस डायग्राम में देखना सेकंड वाले में, सीलियरी प्रोसेसेस जो होती है ना ये घूम जाती है, ठीक है, तो ये ऐसे उल्टा घूम जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो एक्वस जो है ना उसका सिक्रीशन पूरा विट्रस की तरफ फ्लो होने लगता है, उल्टा जाने लगता है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, और पेशेंट को अच्छा खासा पेन हो रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये सूडोफेकिक फेकिक पेशेंट में मिलता है क्योंकि इनकी सर्जरी हुई होती है, लेकिन फिर भी फेकिक पेशेंट्स में मिल सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सिलेरी प्रोसेस है वो पूरा ब्लॉक करती है, जैसे कि सीलियो विट्रल ब्लॉक, विट्रस सरफेस से अगर हुआ या लेंटिकुलर ब्लॉक हुआ, इस तरीके से ये ब्लॉक कर जाता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मैलिग्नेंट ग्लोकोमा क्या होता है आपका, ये
एक्वस मिस डायरेक्शन सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। एक्वस मिस डायरेक्शन सिंड्रोम है, उल्टा घूम के इधर जाने लगा, और सिर्फ इसी केस में हम एट्रोपिन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन क्या करेगी, इस समय रिलैक्स कर देगी, सिलेरी मसल को रिलैक्स कर देगी। इस वाले डायग्राम में देखिए, सिलेरी मसल को रिलैक्स कर देगी, जोन्यूल्स को टाइट कर देगी, तो लेंस को इस पोजीशन से लेके यहाँ ले आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस बन गया। ये काम है एट्रोपिन का, ठीक है। इससे एक बात नहीं बनती है, उसके सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं बच्चों। लेकिन आपको कभी अगर बोले कि एट्रोपिन लिखा हुआ था तो मैंने बता दिया, मैलिग्नेंट ग्लोकोमा में ये हो सकता है। मैलिग्नेंट ग्लोकोमा इज एक्वस मिसडायरेक्शन सिंड्रोम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, ये काफी मतलब कह सकते हैं आपके हिसाब से थोड़े टफ हैं यार, पर बताया गया है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है, अ 50-year-old मेल प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव ब्लड विजन, फोटोफोबिया एंड आई पेन, ठीक है, मान लेते हैं ब्लड विजन, फोटोफोबिया, आई पेन। ओके, क्या हो सकता है देखते हैं। ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज कंजक्टिवल रेडनेस, मिड डायलेटेड प्यूपिल एंड शैलो एंटीरियर चैम्बर इन द राइट। ओके, तो रेडनेस है, मिड डायलेटेड प्यूपिल है एंड शैलो एंटीरियर चैम्बर, ग्लोकोमा की तरफ हम देख रहे हैं ना, ग्लोकोमा का पेशेंट है। ही हैज बीन ट्रीटेड बोथ मेडिकली एंड सर्जिकली, यानी ट्रेबेकुलेक्टमी वगैरह सब हो गई फॉर दिस कंडीशन, बट शोड नो इंप्रूवमेंट, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। द फॉलोइंग प्रोसीजर इनकॉर्पोरेट्स अ डिवाइस टू एड ड्रेनेज एंड दिस डिवाइस का आपको नाम बताना है। ये एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है, मतलब मे बी 18-19 में पूछा गया है, पर कहीं आ ना जाए इसलिए मैंने रख दिया इस वाले स्लाइड को। इसमें देखो इस तरीके से ऐसे दिख रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली में बच्चों, दिस इज एन इम्प्लांट, है ना, ये है एक्सप्रेस टीएम इम्प्लांट, है ना, ऐसा दिखता है इम्प्लांट। जब हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया, जब सर्जिकल मैनेजमेंट ट्रेबेकुलेक्टमी से कुछ नहीं हो रहा उसका, तो हम क्या करते हैं, एक शंट की तरह आप समझ लीजिए, ऐसा लगाते हैं, एक पाइप की तरह लगाते हैं, जिससे उसे मदद मिलती है कि आर्टिफिशियल होते हैं, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, तो उससे एक्वस जो होता है ड्रेन होकर सब कंजक्टिवल स्पेस में चला जाता है। तो ये आपका है, आपका क्या है, स्टेंट या फिर बोल सकते हैं इम्प्लांट कहलाते हैं। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेस टीएम इम्प्लांट, जो इस तरीके का दिख रहा होता है। और जो ऑप्शंस में है वो मैं बता देती हूँ। मोल्टेनो इम्प्लांट, ये आपके पास बुक में बना हुआ है, ये ऐसा सर्कुलर रहेगा, और ये देखो इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पर लगा हुआ है, एंटीरियर चैम्बर में जा रहा है, तो यहाँ से निकाल के ये पूरा ऊपर ड्रेन करता रहता है, ठीक है। सेम आपका बेर वेल्डेड इम्प्लांट इसमें बना हुआ है, ये निकाला, और इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा ना आपके जो रेक्टाई होते हैं ना, आई के मसल्स होते हैं, उनके बीच में फंसा के रखा जाता है इसको, ठीक है, सूचर्स वगैरह लगा के फंसा दिया जाता है। और ये है एक अहमद, ठीक है, अहमद वॉल्व जिसको बोलते हैं ग्लोकोमा का इम्प्लांट होता है, जो इस तरीके का दिखता है। तो कहीं अगर आ गया सर्जिकल आपके इसमें मतलब इम्प्लांट्स में अगर कहीं आ गया, तो आप ये तीनों डायग्राम्स देख सकते हैं। एक्सप्रेस टीएम शंट का आपने ऑलरेडी देख लिया, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ग्लोकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस कहलाता है ये, या इम्प्लांट्स बोल सकते हैं आप इनको, वॉल्व डिवाइसेस होती हैं ये। लास्ट क्वेश्चन है ये, अब ये क्या है, ये दोनों में ही है, रेटिना में भी है और आपका ग्लोकोमा में भी है। क्वेश्चन पुराना है, काफी कॉमन है। 100-day ग्लोकोमा क्या होता है? 100-day ग्लोकोमा इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो अब क्या है 100-day ग्लोकोमा, क्या बता सकते हैं आप कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं? दिस इज टॉकिंग अबाउट नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा, है ना। ऑप्शंस में देखो सभी रेटिनल डिजीज दिए हैं, CRVO, ईल्स डिजीज, CRAO, आर्टेरियल ऑक्लूजन एंड स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा लिखा है। तो ये है क्या, देखो बताती हूँ, आगे चलते हैं स्लाइड में। रेटिना के कंडीशंस में मिलता है मोस्टली। अब ये क्या है, नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा, है ना। नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा है क्या चीज, इसमें क्या होता है ना, देखो ये डायग्राम, ठीक है, इसमें ये प्यूपिल है, सॉरी आइरिस है ये पूरी, ठीक है, और ये प्यूपिल है। इसमें आपको ये वेसल्स दिख रही है। नॉर्मली आइरिस में इतनी मोटी मोटी वेसल्स नहीं होती हैं, दे आर सो जिसको बोलते हैं ना टॉर्चुअस, इस तरीके की दिख रही होती है, ये देखो ऐसी। तो ये क्या है, नियोवैस्कुलराइजेशन हो गया है। तो ये 100-day क्यों कहलाता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब ग्लोकोमा सेट इन करने में, किसी भी जो रेटिनल डिजीज होती है उसके बाद ग्लोकोमा होने में 100-day का टाइम लगता है ना, यानी 90 डे इतना लगभग लग जाता है, इसलिए इसको 100-day ग्लोकोमा कहा गया है। होता क्यों है ये बताओ। जैसे आपने डायबिटीज पढ़ी है ना, सबसे कॉमनली डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है। अगर रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी इसमें होता ना, तो इसका आंसर डायबिटिक रेटिनोपैथी होता। ओके सॉरी, प्रोलिफरेटिव जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वो आंसर होता है आपका। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, नियोवैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो
होता क्यों है आपका नियोवास्कुलाइजेशन, जब भी क्या होता है इश्कीमिया होता है, कहीं भी अगर इश्कीमिया होगा, जैसे आपका वेसल्स का ऑक्लूजन हो गया, ठीक है, तो जो रेटिना है वो डेड होने लगता है, हाइपोक्सिक होने लगता है। तो जो आपका हेल्दी रेटिना है या हाइपोक्सिक थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, वो कंपेंसेट करने के लिए क्या करेगा, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यानी VEGF रिलीज करता है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, कई कई जगह पे छोटी 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 वेसल्स निकलती हैं, दीज आर नियो यानी कि न्यू वेसल्स होती हैं। तो अगर इश्केमिक रेटिना कहीं पर हो रहा है तो उसकी वजह से नियोवास्कुलाइजेशन शुरू हुआ, एंड इफ दैट हैपेंस इन द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, ओके, तो क्या होता है, ग्लोकोमा डेवलप होता है, क्योंकि एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में वेसल्स का क्या काम ना, वहां पर वेसल्स इतनी न्यू ऐसे प्रोलिफरेट होने लगती है और धीरे धीरे फाइब्रोसिस होती है, तो क्लोज की तरफ खींचने लगता है। सो दिस इज नियोवास्कुलर ग्लोकोमा, जो कि आपका इस इश्केमिक रेटिना होने से लेकर के पूरा ग्लोकोमा सेट इन होने तक, ठीक है, टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 100 डे, इसलिए इसको 100 डे ग्लोकोमा कहते हैं, है ना। और कंडीशन सबसे कॉमन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें भी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ठीक है। जो ऑप्शंस है उनका हम देख लेते हैं। CRVO यानी वीनस एक्लूजन होता है, ठीक है, ये भी बहुत ही कॉमन होती है, बहुत कॉमन कंडीशन है। बहुत दिनों बाद अगर पेशेंट आता है तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए कहीं नियोवास्कुलर ग्लोकोमा तो नहीं है। CRAO है, ओके, CRAO जो होता है आर्टेरियल ऑक्लूजन होता है, ये इसमें पेल रेटिना दिख रहा होता है। इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है चेरी रेड स्पॉट, जब रेटिना का वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CRAO में भी ऐसा होता है, इश्केमिक रेटिना होता है तो छोटा मोटा जो बचा हुआ रहता है ना, वो थोड़ा बहुत वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, बट CRBO में ज्यादा होता है, तो इसमें ज्यादा नियोवास्कुलर ग्लोकोमा मिलता है एज कम्पेयर टू CRAO। उसके बाद है ईल्स डिजीज। ईल्स डिजीज जो आपके में लिखी है, इसमें क्या होता है, ये यंग मेल पेशेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखो जो इसकी वेन्स है ना, वो उसमें पेरिफ्लेबाइटिस इसको बोलते हैं, वेन्स का ही इन्फ्लामेशन होने लगता है। तो वेन्स जब खराब हो जाएंगी तो इश्कीमिया होने लग जाएगा, वेस्कुलर सप्लाई हैम्पर होगी, तो इससे क्या होगा, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगी एंड इट विल कॉज नियोवास्कुलाइजेशन। तो ईल्स डिजीज में भी होता है, और इसका बहुत ही कॉमन जो लिखा रहेगा वो है रिकरेंट विट्रस हैमरेज, नियोवेसल्स हमेशा ब्लीड करती रहती हैं, तो दिस इज ईल्स डिजीज, ओके। तो और उसके बाद लास्ट ऑप्शन लिखा है ना, दैट इज स्टीरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा। स्टीरॉइड से बच्चों क्या होता है, स्टीरॉइड देते देते बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जो रिस्पॉन्डर होते हैं, दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को स्टीरॉइड दिया गया है तो उनका एकदम से आईओपी इंक्रीज हो जाता है। तो स्टीरॉइड्स का जो टॉपिकल ड्रग्स होती है, आई ड्रॉप्स होती है, इसका ये साइड इफेक्ट है, कैटरैक्ट होता है इसकी वजह से आईओपी इंक्रीज होता है। तो अगर मैं ध्यान नहीं दिया तो पेशेंट को ग्लोकोमा बहुत दिन तक रहता है और पेशेंट कैन लूज हिज साइट, ओके। तो क्या होता है, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा को एटलीस्ट 3 वीक्स लगते हैं। आपने शुरू किया कोई ड्रग, 3 वीक्स लगते हैं। वो होता कैसे है, वो भी एक कह सकते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो चेंजेस होते हैं ना, वो लेके आता है आपके ट्राबेकुलर मेशवर्क में, उसमें चेंजेस आते हैं। उसके बहुत सारे हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस को इम्पेयर करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके डिटेल्स में अभी मत जाओ। पर स्टीरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा 100 डे ग्लोकोमा नहीं होता है, ये 3 वीक्स के अंदर, 2 to 3 वीक्स में आ जाता है। तो अगर 100 डे पूछे तो आपको नियोवास्कुलर ध्यान रखना है, ये आपका रेटिना से भी इंक्लूडेड क्वेश्चन है। और इसके साथ ही विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका होता है विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, तो उसको मैंने डिस्कस कर दिया है इन फर्स्ट वीडियो PYQ की विजुअल फील्ड में थी, लास्ट क्वेश्चन था उसमें, है ना। तो वो एक बार जरूर देख लेना, विजुअल फील्ड्स ऑफ ग्लोकोमा भी इंपॉर्टेंट है। और ग्लोकोमा में अभी क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, लेकिन टोनोमेट्री पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर हमें किसी का आईओपी देखना है तो दैट इज गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमेट्री, ठीक है, गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमेट्री, ये इसका एक हाई यील्ड पॉइंट है ऑफ ग्लोकोमा। तो देखो अगर पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत सारा है, बहुत कुछ है पढ़ने को, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। तो अभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 ईयर्स के, इसमें ही मोस्ट प्रॉब्ली आएगा। बहुत ज्यादा रेयर टॉपिक्स के पीछे नहीं जाना है, ठीक है, अभी सिर्फ जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, और आप कर सकते हैं, अपने आप पर भरोसा रखिए। और आज तो ये डिस्कस हुआ है, अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है कि जल्दी जल्दी अपलोड कीजिए मैम वीडियोस को। मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों अपलोड करने का, बट प्रॉब्लम इसकी हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, एडिटिंग, शूटिंग, सब कुछ देखना पड़ता है, उसके साथ ही हॉस्पिटल ड्यूटीज़ भी हैं।
पर कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज़ को एक जगह पे कंपाइल कर दूँ ताकि आपको ईजी हो जाए रिवाइज करने के लिए। और आगे जो आने वाले हैं उसमें रेटिना भी डिस्कस करूँगी, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि रेटिना नहीं समझ में आता है मैम, कोई बात नहीं, आई विल डू दैट। एंड कॉर्निया और छोटे मोटे जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं यूवेइटिस, प्रोप्टोसिस, ये भी कवर करने का ट्राई करूंगी आगे आने वाले वीडियोस में। थोड़ा सा टाइम मुझे देना, बस कर लेंगे, नीट पीजी से पहले हो जाएगा, ओके। और दूसरा एक और आता है कि इंग्लिश में बोलिए मैम। मैं बिल्कुल इंग्लिश में बोल सकती हूँ, बट क्या होता है ना कि हिंदी में थोड़ा सा, क्योंकि मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी बोलने में काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर पाती हूँ, ईजिली मेरे मुंह में वर्ड्स आते हैं, या मे बी मैं एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। बट कोशिश करूँगी कि जितने भी अभी तक हुए हैं उनको मैं एक इंग्लिश उसमें रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो चीज़, पर आई डोंट नो, मुझे इसमें इजी जल्दी से हो जाता है, तो या फिर कनेक्ट जल्दी होते हैं कुछ बच्चे, तो मैं इसमें बोलती हूँ, ओके। सो आज का वीडियो यहीं तक है, तो आप रिवाइज करते रहिएगा। कोई अगर और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ रह गए हो तो वो भी मुझे आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।